सो हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू डू यूनिट 5 एमपीए की। ठीक है, तो ये सबसे इजी यूनिट है, बहुत बेसिक है, इसमें कुछ वो नहीं है एज सच एक्स्ट्रा चीज़ें, मतलब यू कैन राइट इट ऑन योर ओन। ऐसी चीज़ें हैं इसके अंदर, बट स्टिल पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं, तभी लिख पाओगे। तो देखो, सबसे पहले तो वी हैव द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑन बिजनेस फर्म्स। कि जो डिजिटलाइजेशन हुआ, यानी कि जो शिफ्ट हुआ, पहले मैं तुम लोगों को ये बता देती हूँ कि मैंने कहाँ से चीज़ें कंटेंट लिया है। सो दिस इज़ प्योरली फ्रॉम द प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जो भी पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, ये सारे का सारा उसी का ही कंटेंट है। मतलब वही क्वेश्चंस जो पूछे गए थे, वही सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, बट दे आर इन लाइक दीज थिंग्स दैट आई हैव प्रेजेंटेड हियर बहुत ही ईजी सिंपल वर्ड्स में है, दैट इफ़ यू रीड इट देन यू विल राइट इट ऑन योर ओन। पहली चीज़ ये, ठीक है। हाँ, यही चीज़ है। सो नाउ इफ़ यू हैवंट सीन ईयर 1, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इट, तो तुम लोगों को भी देख सकते हो अगर इफ़ इट्स नॉट कम्प्लीटेड। नाउ बिगिनिंग विद यूनिट 5। सो फर्स्ट वी हैव इज इम्पैक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑन बिजनेस फर्म्स, कि क्या इम्पैक्ट था डिजिटलाइजेशन का बिजनेस फर्म्स में। अब ये डिजिटलाइजेशन क्या होता है, जो हमारा शिफ्ट हुआ, मतलब पहले सब कुछ इट वॉज ऑन पेपर, राइट, नथिंग वॉज ऑनलाइन। नाउ एक शिफ्ट हुआ कि सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। जो प्रमोशन कराना, मार्केटिंग करानी है, कोई भी चीज़ें होती हैं, सब कुछ ऑफ कोर्स मतलब कि एवरीथिंग हैव शिफ्टेड ऑनलाइन, राइट। तो वही है कि उस चीज़ का जो है बिजनेस फर्म्स पे क्या इम्पैक्ट आया, या तो फिर जैसे कि जो हिसाब से यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, या तो फिर अगर आए कि बेनिफिट्स बताओ डिजिटलाइजेशन के, देन ऑल्सो यू कैन राइट द सेम थिंग्स, राइट। तो भी तुम लोग सेम चीज़ें लिख सकते हो। तो मैं बोल रही हूँ तो तुम लोग कहीं पर लिख लो ताकि तुम्हें याद रहे। सो अगर बेनिफिट्स भी है तो भी तुम लोग ये चीज़ लिख सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, पहला है बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑनलाइन मूव कर रही हैं, ठीक है। मैंने जैसे तुम लोगों को भी बताया, सारी की सारी बिजनेस एक्टिविटीज़, मतलब सारी तो नहीं, मतलब बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है कुछ कुछ वो ऑनलाइन मूव कर रही है। नेक्स्ट इज फास्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इससे जल्दी जल्दी गुड्स और सर्विसेज डिलीवर हो पा रहे हैं। वी कैन प्लेस ऑर्डर्स ऑनलाइन, लाइक, और जल्दी से चीज़ें डिलीवर हो जाती है। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, राइट, ऑनलाइन बहुत सारी मीटिंग्स भी होती हैं, लाइक प्लेटफॉर्म्स होते हैं जूम वगैरह, तो मतलब एक तरीके से कम्युनिकेशन अच्छे से इम्प्रूव हो पाता है। नेक्स्ट इज मोर इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, तो जो बिजनेसेस हैं वो उसको यूज़ करता है। नेक्स्ट वी हैव बेटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, द वे हैव टोल्ड यू द लॉट ऑफ फीचर्स विच आर अवेलेबल राइट नाउ, राइट। उन वजह से, उसकी वजह से बहुत ईजी हो जाता है लोगों के लिए, कि मतलब बिजनेस के लिए, कि प्रोजेक्ट वगैरह को मैनेज कर पाए। जैसे कि हम कोलैबोरेटर्स भी लगा सकते हैं किसी भी चीज़ पे, जैसे कोई प्रेजेंटेशन है, कोई एक्सेल शीट है, वी कैन शेयर इट विद पीपल, वी कैन ऐड कोलैबोरेटर्स। तो वो चीज़ें एन एग्जाम्पल हो गया जैसे कि। नेक्स्ट वी हैव इंक्रीज कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ चुका है आजकल, राइट, तो एक वो भी चीज़ है। नेक्स्ट हायर प्रोडक्टिविटी, यस, डिजिटलाइजेशन होगा, ऑनलाइन चीज़ें करेंगे हम। आजकल तो एआई भी आ चुके हैं, सो चीज़ें बहुत ऑटोमेट हो चुकी हैं, सो उससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी कंपनी की, बिजनेस की। नेक्स्ट बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फाई होंगे। आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यू सिस्टम्स आ चुके हैं, दैट कस्टमर्स कैन लाइक टेल देयर रिव्यूज़, राइट। इफ़ यू वुड गो, लाइक मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि मेरे को वीडियो जल्दी ख़त्म करनी है, और मैं इसलिए जल्दी ख़त्म करना है। नेक्स्ट आ जाता है फ्लेक्सिबल बिजनेस ऑपरेशंस, जो बिजनेस ऑपरेशन वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, डिजिटलाइजेशन की वजह से चेंज होते रहते हैं बार बार, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है उनके अंदर, वी कैन ईजिली चेंज देम जस्ट बिकॉज इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। नेक्स्ट इज नए नए बिजनेस मेथड्स और अपॉर्चुनिटीज आ जाती है बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन। नेक्स्ट है रीजंस फॉर इंटरनेशनलाइजेशन, कि क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से इंटरनेशनलाइजेशन हुआ। अब इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अपनी जो भी तुम्हारी कंट्री है, राइट, उस कंट्री के बाहर if you are extending your business operations or anything else, so that is what is called internationalization। मतलब अपने कंट्री के बाहर if you are going and बेसिकली बिजनेस के एंगल से, तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनलाइजेशन। अब क्या रीज़न थे, इंक्रीज रेवेन्यू, हम चाहते थे कि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो, राइट, वी ऑल वॉन्ट टू अर्न प्रॉफिट्स, राइट, हम सब चाहते हैं एज बिजनेसेस की प्रॉफिट्स हो, रेवेन्यू बढ़े। तो रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए मार्केट सैचुरेशन, मार्केट सैचुरेशन क्या होता है कि एक पॉइंट के बाद क्या होता है ना, एक जगह पे, स्पेसिफिक जगह पे जो कस्टमर्स हैं वो सैचुरेट हो जाते हैं, मतलब हम लोग को नए कस्टमर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी को बोलता है मार्केट सैचुरेशन। मार्केट सैचुरेट हो जाती है, इफ़ आई बी लाइक इन टेल यू इन अ मोर स्पेसिफिक वे दैट व्हाट एग्जैक्टली इज़ मार्केट सैचुरेशन, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब कभी भी ये होता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, नॉट इज सच इकोनॉमी, मतलब किसी भी एक मार्केट के अंदर, कि जो भी कस्टमर्स हैं दे आर लाइक सॉर्ट ऑफ, या तो मोर स्पेसिफिकल डेफिनेशन। सो मार्केट सैचुरेशन एक स्टेट है जहाँ पर जो सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस है
इट मीट्स और एक्सीड द डिमांड, लिविंग लिटिल और नो रूम फॉर फर्दर सेल्स। मतलब वही है कि वहाँ पे सेल्स नहीं हो सकती और ज़्यादा, बिकॉज जितनी डिमांड थी उतनी फुलफिल हो चुकी है। तो वही चीज़, उसी को हम लोग बोलते हैं मार्केट सैचुरेशन। नेक्स्ट वी हैव न्यू कस्टमर सेगमेंट्स। तो नए नए जो कस्टमर सेगमेंट्स हैं वो हम लोगों को चाहिए होता है। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर मैं इंटरनेशनलाइजेशन हम लोग जाएंगे तो हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा ना, बिकॉज यू आर द वन ओनली वन फ्रॉम योर ओन कंट्री टू गो इंटरनेशनल। नेक्स्ट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे कि अगर मैं जो गुड्स है वो प्रोड्यूस होंगे मास नंबर में, बिकॉज इफ़ आई गो इंटरनेशनलाइजेशन तो चांसेस है कि वी आर लाइक प्रोड्यूसिंग ऑन अ रियली हाई स्केल, तो उससे जो है ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, मतलब पर यूनिट कॉस्ट विल गेट रिड्यूस। नेक्स्ट इज रिसोर्स एक्विजिशन, मतलब रिसोर्स को वही एक्वायर करना। नेक्स्ट इज रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगा। फिर है इनोवेशन एंड लर्निंग, हम इनोवेट होगा, लर्निंग होगी, हम बाहर चीज़ों से स्किल्स एक्वायर करेंगे, अब चीज़ें सीखेंगे, फील गो इंटरनेशनल, राइट, बाहर किस हिसाब से चीज़ें होती है, गवर्नमेंट भी इंसेंटिव्स देगी, राइट। नेक्स्ट वी हैव मैनेजमेंट चैलेंजेस ऑफ द 21st सेंचुरी की। क्या मैनेजमेंट चैलेंजेस थे 21st सेंचुरी के अंदर? पहला तो है ग्लोबल कंपटीशन। कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा था, मतलब 21st सेंचुरी ग्लोबल कंपटीशन, वी आर कम्पीटिंग विद द होल ग्लोब। नेक्स्ट मास कस्टमाइजेशन, हर एक कस्टमर चाहता है कि उसके हिसाब से चीज़ें आए मिले, तो उसके लिए क्या होता है, देखो हर एक इंसान चाहता है कि मेरे हिसाब से चीज़ें बने, बट उस चीज़ को कस्टमाइज़ करने के लिए बहुत कॉस्ट लगता है, बहुत रिसर्च लगती है, तो वो भी एक चैलेंज है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, हर एक बिजनेस चाहता है कि वो मतलब ऐसा काम करे कि उसकी कॉस्ट मिनिमम हो और क्वालिटी प्रोडक्ट्स अच्छे से मिले, मतलब क्वालिटी मेंटेन रहे, तो वो भी एक चैलेंज है। बिल्डिंग ग्लोबल लीडर्स, वो हर एक जगह का अपना खुद का कल्चर होता है, अपनी खुद की ट्रेडिशंस होता है, तो ऐसे लीडर्स फाइंड आउट करना है जिसको जिनको सबका पता हो, सबकी नॉलेज हो, दैट इज समथिंग विच इज़ अ चैलेंज। नेक्स्ट यूजिंग द राइट मेथड टू रिड्यूस कॉस्ट। बिजनेस के अंदर बहुत सारे तरीके होते हैं, सो उस एक फाइंड करना एक राइट मेथड को जिससे कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, तो वो बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट इज हार्नेसिंग यूजिंग सोशल मीडिया, मतलब किस हिसाब से सोशल मीडिया ट्रेंड्स को यूज़ करना है, एनालाइज करना कि हमारी बिजनेस की ग्रोथ हो जाए। नेक्स्ट इज क्वालिटी इंप्रूवमेंट, जिस तुम लोग को बताया मैंने कि बिजनेस चाहता है कि कॉस्ट मिनिमाइज रहे और क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, तो उसको करने में वो एक चैलेंज हो जाता है। फिर है कंसर्न फॉर इकोलॉजी, चाहता है कि भाई इन्वायरमेंट को भी हार्म ना हो, तो वो भी एक फैक्टर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वही अडेप्ट करना है विद द टेक्नोलॉजीज विच आर कमिंग, वही यहाँ पे इनोवेशन में भी है, मतलब कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनोवेशन में इफ़ आई टॉक अबाउट कि क्या फ़र्क है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मैं छोड़ो इस चीज़ को, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ योर फोर्थ, डिस्कस विद एग्जाम्पल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन असिस्ट इन द बिजनेस एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू बिजनेस मॉडल एंड मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज। अब ये क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर का ही है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल्स के साथ बताओ कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन असिस्ट करता है। जो ये वाली चीज़ें तो मैं लोगों को मैं लास्ट में बता दूंगी, रीज़न बीइंग एक बार पूरा ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो डिस्कस एग्जाम्पल के साथ बताना है कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन असिस्ट करता है डेवलपमेंट के अंदर। इट्स प्रीवियस क्वेश्चन है ऑलरेडी, क्योंकि सारी प्रीवियस ईयर है जब मैं लोगों को बता रही हूँ। देखो एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि नया नया विद न्यू बिजनेस मॉडल प्लस बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये भी समझाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप होता है कि नए आइडियाज़ को लेके आना, और इनोवेशन उसको ज्वाइन करना, प्लस एज पर द क्वेश्चन से आप बोला है एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, इससे नया बिजनेस मॉडल आएगा और रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। हम यहाँ पे बहुत बेसिक स्टेप्स लेंगे जिसको तुम एलाबोरेट कर सकते हो अपने खुद के वर्ड्स में एग्जाम में। एंटरप्रेन्योरशिप एक अपॉर्चुनिटी के साथ होती है, राइट, एंटरप्रेन्योर फाइंड करता है एक अपॉर्चुनिटी जहाँ पे उसे वर्क करना है। अब इनोवेशन उस अपॉर्चुनिटी को समथिंग न्यू एंड बेटर बनाती है, राइट, it makes that something into something new and better. Next we have entrepreneurship mobilize resources इकट्ठे करता है। उसके बाद इनोवेशन जो है वो हेल्प करता है इन रिसोर्सेज को कि हम लोग इन रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज़ करें एंड टुगेदर दे कंप्लीट द एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस। एग्जांपल ओला कैब्स, उबर, जो कैब वगैरह की फैसिलिटी है उन्होंने आइडेंटिफाई करा, फिर उस पर वर्क करा। जोमेटो स्विगी, घर पे ही खाना तुम्हारे डोर स्टेप पे डिलीवर हो जाएगा, वो भी उन्होंने आइडेंटिफाई करा। लेंसकार्ट, मीशो, तुम लोग चश्मे वगैरह जो है 3D वगैरह मॉडल्स अवेलेबल होता है, कुछ फैसिलिटीज़ होती है लेंसकार्ट पे, तो तुम ट्राई ऑन कर सकते हो फ़ोन पे ही। फिर है मीशो, वही सेलर्स और कस्टमर्स को इकट्ठा करा, बट लाइक इन मॉल गुड्स आर अवेलेबल एट चीपर प्राइस, तो एक वो भी अब उन्होंने वो बिल्ड करा, मतलब build in the sense they try to cover that gap. Next we have role of value in management, कि क्या रोल है वैल्यू का मैनेजमेंट के अंदर। व्हाट इज द रोल ऑफ वैल्यू इन मैनेजमेंट, तो वैल्यू क्या होगा, वैल्यू की अगर मैं बात करूँ
तो वैल्यू इज बेसिकली योर कोर बिलीव्स, प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स जो कि गाइड करते हैं बिहेवियर को, डिसीजंस को और एक्शंस ऑफ मैनेजर। सो वैल्यूज आर द कोर बिलीव्स, प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स जो कि गाइड करते हैं बिहेवियर, डिसीजंस एंड एक्शंस। बहुत बेसिक है, कुछ वो नहीं है कि बहुत अलग है चीज़ें, चीज़ें वही हैं, ठीक है। बस तुम लोग सुन लो, देन यू विल बी एबल टू राइट वेल इन योर एग्जाम। देखो, पहले तो मैं गाइड डिसीजन मेकिंग, वैल्यू क्या करती है, डिसीजन मेकिंग को गाइड करती है। बिकॉज अगर किसी कंपनी को, बिजनेस को पता है कि उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, तो उस हिसाब से ईजी रहता है कि भाई डिसीजन मेकिंग को गाइड करते हैं कि इन चीज़ों को दिमाग में रख के ही डिसीजन बनाना है। शेपिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, भाई जो डिसीजन है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स को शेप करता है, और जो डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस होता है वह वैल्यूज़। नेक्स्ट वी हैव इन्हांसिंग लीडरशिप इफेक्टिवनेस, अब जो लीडरशिप है उसकी भी इफेक्टिवनेस इन्हांस होती है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इन्हांस होती है, बिकॉज वैल्यूज़ क्या करती हैं, दे डिटरमाइन हर एक प्लान्स को। मतलब जो भी मैनेजर है, देखो मेन क्या बात है, मैनेजर डिसीजन किस हिसाब से लेता है, कंपनी की वैल्यूज़ को कंसीडर करके, राइट। तो इससे प्लानिंग को पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। सपोर्टिंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉय को भी मोटिवेशन सपोर्ट होती है। गाइडिंग कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, वैल्यूज़ होती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पता, तो ईजी रहता है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में, राइट। उन वैल्यूज़ को स्टैंडर्ड्स मानते हैं कि ठीक है, कुछ भी अगर लड़ाई हुई तो वी विल लाइक कंसीडर दीज वैल्यूज़, एंड फिर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है। मतलब रिजॉल्व इन द सेंस, उनको ही वैल्यूज़ को ही वो मानते हैं कि अकॉर्डिंग टू दैम ओनली द डिसीजंस विल बी टेकन। नेक्स्ट इज इंश्योरिंग एथिकल गवर्नेंस, वही चीज़ है कि वैल्यूज़ जैसे कॉन्फ्लिक्ट इसमें मैंने बताया था कि वो यही बताते हैं। नेक्स्ट इन्हांसिंग ब्रांड रेपुटेशन, रेपुटेशन जो है ब्रांड की उसको एनहांस करते हैं। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, लंबे समय तक के लिए जो वैल्यूज़ है बेसिकली दे लीव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। इफ़ योर वैल्यूज़, कंपनी वैल्यूज़ आर रियली वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इन्वेस्टर्स का भी बहुत से पता होगा कि भाई ठीक है, कंपनी है, इसकी वैल्यू स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो इट बिल्ड्स अ नाइस इमेज। नेक्स्ट वी हैव वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, अच्छा टॉपिक है ये। उसके बेनिफिट्स क्या होता है, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी क्या होती है, अब किसी भी जगह में तुम लोग काम करोगे, इट्स नॉट लाइक यू विल फाइंड पीपल लाइक यू विल फाइंड पीपल हु हैव डिफरेंट ट्रेडिशंस, हु हैव डिफरेंट कल्चर्स, दूसरी भाषा बोलते हैं, तो बहुत चीज़ें होती है, राइट। तो उसी को बोलता है वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। मतलब यू विल फाइंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, अलग अलग तुम लोग लोगों को देखोगे, और वो जो लोग जब साथ में काम करता है, राइट, तो मिक्स ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर, उसी को बोलता है वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। अब इसके फ़ायदे क्या, बेटर अडेप्टेबिलिटी, बेटर अडेप्टेबिलिटी, या फिर हम बोल सकते हैं कि एडजस्ट कर जाते हैं क्विकली टू चेंजेस, क्योंकि हमें पता है कि भाई सारे के सारे जो लोग हैं उनकी खुद की अलग ही है, सारे के सारे, मतलब सबकी व्हाट वी कैन से कि पीपल हैव डिफरेंट ट्रेडिशंस, वैल्यूज, तो इंक्रीज अडेप्टेबिलिटी होती है, बेटर लोग अडेप्ट कर पाते हैं अगर बिजनेस के अंदर कोई चेंजेस होती हैं। या तो फिर तुम लोग ये पॉइंट रहने दो, ये थोड़ा सा वैसा सा है, उसको छोड़ दो, बेटर अडेप्टेबिलिटी को लीव दिस पॉइंट, मूव टू द नेक्स्ट। मोर सर्विसेज स्किल्स, अब अलग अलग लोग हैं वो अपने अलग अलग वैल्यूज़ लेके, वैल्यूज़ इन द सेंस कि अलग अलग स्किल्स लेके आते हैं, राइट, दे एड वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो अलग अलग स्किल सर्विसेज होती है। नेक्स्ट मोर आइडियाज़, पीपल अलग अलग लोग हैं तो उनके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज बेटर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि हम किसी भी सिचुएशन को एक ही इंसान के नज़रिए से या तो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं एनालाइज कर पाएंगे, वी एनालाइज इट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़, राइट। नेक्स्ट इज बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, वही वाला चीज़ है, अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग हो पाएगी। लार्जर टैलेंट पूल, जैसे तुम लोगों को बताया कि अलग अलग लोग आएंगे, अपने अलग अलग स्किल्स के साथ आएंगे, तो लार्जर टैलेंट पूल होगा। नेक्स्ट इज बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर्स, वही चीज़ है कि अगर मान लो जोग्राफिकल के हिसाब से मैं ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल एक मान लो कोई केरला का एम्प्लॉय है, तो फिर जो केरला का एम्प्लॉय है, तो वो केरला के लोगों, कस्टमर सेगमेंट से पता होगा कि कैसे टारगेट करना है, राइट, तो चीज़ें पता होंगी, राइट। तो वैसे ही इस हिसाब से एक चीज़ें होती है कि अच्छे से कस्टमर्स को हम समझ पाते हैं, एंड जोग्राफिकली ऑल्सो जिससे टारगेटिंग अच्छी हो पाती है। नेक्स्ट लर्निंग फ्रॉम ईच, एक दूसरे से सीखते हैं। नेक्स्ट वी हैव ड्रॉबैक्स ऑफ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, अब हमने तो बोला ठीक है क्या क्या फ़ायदा है, ड्रॉबैक्स भी होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। पहले तो डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस, अब हर एक इंसान की अपनी अलग अलग एक्सपेक्टेशन होती है किसी भी चीज़ को लेके। नेक्स्ट लेस बॉन्डिंग, सिंस दे डोंट हैव समथिंग इन कॉमन, उनके पास कुछ कॉमन चीज़ें नहीं है लिंक करने के लिए, तो बॉन्डिंग कम होती है। कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं, लोगों की लैंग्वेजेस भी अलग होती है, राइट, तो वो एक प्रॉब्लम है। मिसट्रस्ट हो सकता है, बट ये भी इतना वो ये पॉइंट मत लिखना। नेक्स्ट भी है स्टेरियोटाइप्स,
स्टीरियोटाइप्स हो सकते हैं, लाइक जजिंग अदर्स बिकॉज ऑफ रिलीजन और रीजन के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे वो कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ वगैरह हो सकती है, लोगों की अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, हैबिट्स होती हैं। नेक्स्ट वी हैव स्लोअर डिसीजन मेकिंग स्लो हो सकती है क्योंकि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हो जाते हैं लोगों के, राइट। नेक्स्ट वी हैव कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है क्योंकि वही है कि हर एक इंसान अपने अलग अलग बैकग्राउंड से आता है। नेक्स्ट वी हैव मैनेज डाइवर्सिटी, कि हम लोग कैसे वर्क प्लेस डाइवर्सिटी को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो है गोल्डन रूल अप्रोच। गोल्डन रूल अप्रोच क्या कहता है, से ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड, मतलब तुम लोग जो है बाकियों को इस तरीके से ट्रीट करो जिस तरीके से तुम चाहते हो ट्रीट होना। नेक्स्ट इज एसिमिलेशन, लोग एम्प्लॉयज़ को सिखाओ कि एडजस्ट करें व्हाट वाज द मेन कल्चर, क्या कोर कल्चर है कंपनी का, तो वो होता है एसिमिलेशन के अंदर। नेक्स्ट वी हैव इज राइटिंग द रॉन्ग। राइटिंग द रॉन्ग के अंदर क्या होता है कि सपोर्ट करो ग्रुप्स को जो कि लाइक दे हु फेल और वो मिसट्रीटेड इन द पास्ट, जिनके साथ एक तरीके से मिसट्रीटमेंट हुआ था पास्ट के अंदर, तो उनको वो चीज़ें ठीक करो। फिर कल्चरल स्पेसिफिक ट्रेनिंग की, एम्प्लॉयज़ को बताओ, किसी भी कल्चर के बारे में सिखाओ बिफोर एनी फॉरेन असाइनमेंट और बिफोर दे लाइक गो टू अब्रॉड फॉर सम सॉर्ट ऑफ टास्क। नेक्स्ट वी हैव मल्टी कल्चरल अप्रोच, इसमें हर एक इंसान को सिखाओ कि दे हैव टू रिस्पेक्ट ऑल द कल्चर्स एंड दे हैव टू वर्क स्मूथली। तो द मल्टी कल्चरल अप्रोच के अंदर टीच एवरीवन टू रिस्पेक्ट ऑल कल्चर्स एंड टू वर्क स्मूथली। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तुम लोगों को पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें तुम लोग कहानियाँ नहीं बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तुम लोग लर्न करना पड़ेगा कि क्या 5 पॉइंट्स हैं, ईजी हैं क्या। एक तो है गोल्डन रूल अप्रोच, एक है एसिमिलेशन, एक है तुम्हारा राइटिंग रॉन्ग, कल्चरल स्पेसिफिक ट्रेनिंग, मल्टी कल्चरल अप्रोच। एक बार वीडियो पॉज करके 5-6 बार बोल लो इन चीज़ों को, गोल्डन रूल अप्रोच, एसिमिलेशन, राइटिंग द रॉन्ग, कल्चरल स्पेसिफिक ट्रेनिंग, मल्टी कल्चरल अप्रोच, और हाथों से लिख के देख लो, ठीक है, अपनी कॉपी के अंदर 3-4 बार, ताकि चीज़ें दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि बाकी तो तुम लोग लिख लोगे बट इसको पॉइंट थोड़ा वो है, मैं एक बार लिख के देखना पड़ेगा मतलब इन पॉइंट्स को। ओके, मूविंग द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, अब मैनेजमेंट लेसन फ्रॉम भागवत गीता रामायण, ये भी बहुत बेसिक है। देखो क्या है भागवत गीता में जो कहा गया है, मैनेजमेंट लेसन जो है, डू योर ड्यूटी विदाउट फियर, ठीक है, मतलब अपने कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ठीक है। स्टे काम इन टफ सिचुएशन, जो भी टफ सिचुएशन में काम रहो, अपना धैर्य मत खो, ठीक है। उसके बाद टेक डिसीजन विद क्लियर माइंड, मतलब एकदम क्लियर माइंड के साथ डिसीजन लो, सेल्फ कंट्रोल रखो, अपने ऊपर डिसिप्लिन रखो, थिंक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मत सोचो, मतलब बेसिकली लॉन्ग टर्म मतलब लंबा सोचो, ठीक है। नेक्स्ट इज इक्वल ट्रीटमेंट, सबको एक साथ लेके चलो, सबको इक्वली ट्रीट करो। कॉन्टिन्यूस लर्निंग, मतलब बार बार चीज़ें सीखते रहो, राइट। एथिकल बिहेवियर को फॉलो करो, मोटिवेशन और एनकरेजमेंट, फोकस एंड कंसंट्रेशन, फोकस करो, मतलब फोकस से चीज़ें करो, कंसंट्रेट करो, तो वही सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट लेसन रामायण, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स इन द सेंस कि अपने जो तुम्हारी अलाइंसेस है वो स्ट्रॉन्ग रखो, मतलब कि ये चीज़ है कि हैव टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, ताकि यू कैन लाइक कनेक्ट ईजिली विद डिफरेंट पीपल ऑल्सो। एंड साथ में जब भी तुम लोगों को ज़रूरत पड़े किसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी हेल्प की, तो लोग खड़े हो साथ में, बिजनेसेस बाकी खड़े हो, तो वो उसके लिए भी ज़रूरी है। फिर है मेकिंग मोर लीडर्स। मेकिंग मोर लीडर्स का यहाँ पे मतलब है अपलिफ्ट करना लोगों को, ठीक है, उनको फ्रंट पाथ पे लेके आना कि वो लीड करे, ठीक है। ट्रस्ट करना टीम पे, इक्वालिटी एंड फेयरनेस, राइट पर्सन द राइट जॉब, मतलब जिस इंसान को तुम्हें लगता है कि इसके साथ सबसे अच्छी स्किल्स हैं इसको परफेक्ट होने के लिए, मतलब किसी भी जॉब के लिए, ही इज़ द राइट पर्सन और शी इज़ द राइट पर्सन, तो उसको वहाँ रखो। अच्छे से कम्युनिकेट करो, क्लियर कम्युनिकेशन, टीम वर्क, यूनिटी, पेशेंस रखो, सेल्फ कंट्रोल। पेशेंस तो भाई बहुत अच्छा चीज़ है यहाँ पे, रोमांस जो सीखने को मिलती है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, देन इज लीडिंग बाई एग्जाम्पल। लीडिंग बाई एग्जाम्पल इज द वे यू डू थिंग्स, people will also follow that, so lead by an example because you are like organization के अंदर मैनेजर ना, वो चीज़ है। Next we have brief note on value oriented holistic management, या significance of value and ethics in holistic management। अब ये क्या है, ये भी प्रीवियस ईयर ही है, वैसे सारी प्रीवियस ईयर है। चलो इम्पोर्टेंस क्या है तुम्हारी ये वैल्यू ओरिएंटेड होलिस्टिक मैनेजमेंट, तुम बता दी तुम्हें क्या है ये वैल्यू ओरिएंटेड होलिस्टिक मैनेजमेंट वाला चीज़। देखो इसमें क्या है कि मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट जस्ट विद स्किल्स रूल्स बट वैल्यूज़ एथिक्स के साथ, कि ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना सिर्फ स्किल्स के साथ रूल्स के साथ ही नहीं, बट जो तुम्हारे एथिक्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, उनके साथ मैनेज करना, तो वही है तुम्हारा ये होलिस्टिक मैनेजमेंट, वैल्यू ओरिएंटेड होलिस्टिक मैनेजमेंट। कि होलिस्टिक इज़ व्हाट, होलिस्टिक इज़ ओवरऑल, और इसके सिग्निफिकेंस बेनिफिट्स वगैरह पढ़ते हैं। चलो इंपॉर्टेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंस ही होता है
क्या है, वैल्यूज़ मेक। अब जो तुम बुक में देखोगे ना, थोड़ी सी लैंग्वेज है ऐसी कि तुम लोगों को लगेगा कि भाई क्या ही है, ठीक है। तो यहाँ बहुत इजी वर्ड्स में मैंने पूरा चैप्टर, सारी यूनिट्स, सारी तो नहीं मैंने कराई भी, दिस इज दिस 5th यूनिट, तो यूनिट 1 भी देखोगे तो बहुत ईजी लैंग्वेज में है, तो ईजी रहेगा तुम्हारे लिए पढ़ने के लिए। नेक्स्ट वी हैव टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंस। तो पहला वैल्यूज मेक पीपल गुड फ्रॉम इनसाइड। वैल्यूज लोगों को जो है अच्छा बनाती है फ्रॉम इनसाइड। नेक्स्ट, लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक उनकी चीज़ों को सुनो, उनकी जो भी वो बोलना चाहते हैं, मतलब गिव देम रिस्पेक्ट, लाइक लिसन टू देम। वैल्यूज़ कभी पुरानी नहीं होती, राइट। वैल्यूज़ नेवर गेट ओल्ड का मतलब ये नहीं है कि, मतलब वैल्यूज पुरानी नहीं होता इन द सेंस कि यू डू नॉट नीड टू चेंज दम अगेन एंड अगेन, राइट। वैल्यूज आर समथिंग जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक ऑर्गेनाइजेशन के साथ सेम ही रहती है, तो इन दैट सेंस। नेक्स्ट, वैल्यूज जो है वो क्रिएट करती है पीस एंड वर्क वैल्यू, स्टॉप करप्शन, बिकॉज एवरी वन नो कि क्या वैल्यू है, उस हिसाब से उनको काम करना, तो दे नॉट जनरली स्टॉप करप्शन, दे टू एन एक्सटेंट डिक्रीज दैट। तो स्टॉप तो नहीं बोलेंगे हम लोग, तो स्टॉप इज लाइक अ वेरी वाला वर्ड, भारी वर्ड, बट यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि द डिक्रीज दैट, लाइक थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट, पॉजिटिव वर्क कल्चर है, डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाती है और ट्रस्ट होता है। बेनिफिट्स क्या है इसके, लोग एम्प्लॉयज़ खुश रहते हैं बिकॉज वैल्यू है, राइट, वैल्यू ओरिएंटेड है ना, तो उनकी भी सुनी जाती है। बेटर टीम वर्क है, लेस स्ट्रेस है, बेटर परफॉर्मेंस, एथिकल एनवायरनमेंट है, कस्टमर ट्रस्ट है, कि कस्टमर को पता है कि भाई ये कंपनी की ये वैल्यूज़ है, अब इसको साथ तो वो कुछ ऊंच नीच कर ही नहीं सकती, कस्टमर की वैल्यू है, तो उस वैल्यू के साथ जो है वो ऊंच नीच कर ही नहीं सकती, तो कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है, ओके, वो चीज़ है। नेक्स्ट वी हैव, जो कंपनी है वो जो है स्ट्रॉन्ग हो जाती है फ्रॉम इनसाइड, बिकॉज मेन चीज़ उनका कोर स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूज़ उनकी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट वी हैव इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ या तो फिर कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूज़। अभी ना अच्छा क्वेश्चन है, देखो मेरी बात ध्यान से सुना। अब तुम्हारे पास जो पेपर आता है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं बताऊँ, तुम्हारे पास ना क्वेश्चन नंबर 5 होता है जो यूनिट 5 का होता है। तो इसमें तुम लोग देखोगे कि एक ना तुम्हारा आंसरिंग पैसेज टाइप से कुछ दिखेगा, इतना बड़ा पैसेज होगा, अब उसको देख के तुम्हें चीज़ें बतानी होती है। फिर दूसरे वाले में शॉर्ट नोट्स आते हैं, ठीक है, आप टेलिंग अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उनमें से तुम्हें एक, मतलब दोनों में से ऑब्वियसली एक ही करना होता है। तो फिर ये एक में पूछा गया था कि तुम लोगों को वैल्यूज़ बतानी है, ठीक है, तो फिर तुम लोगों को पता होनी चाहिए कि भी तुम लोगों को थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा कि वैल्यूज़ क्या होती है, ठीक है, 5 वैल्यूज़ है, तुम लोगों को ये लर्न करना पड़ेगा। जो चीज़ तुम लोग खुद लिख सकते हो तो तुम लिख सकते हो, बट जो चीज़ तुम्हें याद करनी है उस पर सब टिक लगा दिया मैंने, ठीक है। वैसे पता तो सभी होना चाहिए, बिकॉज इतना ज़्यादा तो मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ा रही हूँ, पिछले 10 साल की चीज़ है। चलो, इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूज़। पहला है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग व्हेन नो वन वॉचेस। अगर तुम्हारे को कोई नहीं देख रहा फिर भी तुम्हें सही चीज़ करनी है। सेकेंड इज होलनेस, बीइंग कंप्लीट एंड बैलेंस इन माइंड, हार्ट एंड बिहेवियर, एकदम कंप्लीट रहना, बैलेंस्ड रहना माइंड, हार्ट और बिहेवियर में। गुडनेस, बीइंग काइंड एंड ट्रूथफुल। करेज, ब्रेव रहना, टू स्पीक द ट्रूथ, बीइंग ब्रेव एनफ टू स्पीक द ट्रूथ। लिविंग बाय इनर ट्रूथ, लिसनिंग टू इनर वॉइस एंड फॉलोइंग। तो मैंने यहाँ पे मीनिंग भी लिख दिया साथ साथ, तुम्हें पता हो कि क्या मेन इसका कोर आइडिया है। फिर है देवी संपत्ति। अभी वैसे इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, बट स्टिल तुम लोगों को पता होना चाहिए। इसमें बेसिकली क्या है, जो भी तुम्हारी क्या कहते हैं वैल्यूज़ हैं, उसी के बारे में बात की गई है। तो फिर तुम इसके अंदर जो है ये 5 चीज़ें भी लिख सकते हो और ये भी इंक्लूड कर सकते हो अगर आ जाता इन केस पेपर के अंदर, तो वो चीज़ें हैं। तो तुम लोग अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो, बट मेक श्योर, वैसे मैंने यहाँ पे 5 चीज़ तुम लोगों को याद होंगी तो तुम 5 और ये लिख सकते हो, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं आएगा, फिर भी तुमको पता होना चाहिए। तो और क्या बोल सकते हैं, ह्यूमिलिटी, हम्बल रहना, चैरिटी, लोगों की हेल्प करना। नेक्स्ट, मॉडेस्टी, शो ऑफ नहीं करना। fearlessness, नॉट बीइंग स्केयर्ड टू स्टैंड विद द ट्रूथ, प्योरिटी ऑफ माइंड एंड हार्ट। सो अगर दैवी संपत्ति आए तो तुम ये 5 लिख देना और साथ में ये पॉइंट्स लिख देना, ताकि लेंथ बढ़ जाए आंसर की। सो इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ याद करनी है, इंटीग्रिटी, होलनेस, गुडनेस, करेज एंड योर लिविंग बाय इनर ट्रूथ। देवी संपत्ति, ह्यूमिलिटी, चैरिटी, मॉडेस्टी, fearlessness एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फैक्टर शेपिंग, रीडिजाइनिंग, मैनेजमेंट पर्पसेस, रिवॉर्ड एंड परसेप्शन। अगर क्वेश्चन में बोला जाए फैक्टर शेपिंग एंड रीडिजाइनिंग योर मैनेजमेंट, तो भी यही सारे पॉइंट्स आएंगे जो मैं पढ़ाऊंगी, या तो फिर ये भी साथ में लाइनें ऐड ऑन कर दे, फैक्टर शेपिंग एंड रीडिजाइनिंग मैनेजमेंट पर्पसेस,
रिवॉर्ड्स एंड परसेप्शन, तो भी ये पॉइंट्स आएंगे। अब इनको पढ़ते हैं। पहले तो है ऐसे क्या फैक्टर्स हैं। अब वही मैं चीज़ें बोलूँगी तो बुक खोल कर दोगे क्योंकि बहुत मुश्किल लगेगा, यहाँ बहुत सिंप्लीफाइड वे में है चीज़ें। क्या है पहला पॉइंट है वर्क फ्रॉम एनीवेयर। मतलब अब क्या है, आजकल के ज़माने में हम कहीं से भी काम कर सकते हैं, घर में बैठ के कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होते हैं, वही चीज़ें। एम्प्लॉयज़ के पास ज़्यादा पावर होती है इन द सेंस कि दे कैन टेक डिसीजंस नाउ, दे हैव मोर पावर इन दैट सेंस। इवन फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी ही है आजकल, सब बहुत चेंज हो रही है, तो उसी से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। पीपल्स लोग जल्दी जल्दी चेंज करते हैं जॉब। इट्स नॉट लाइक कि वो 4 4 साल तक एक ही नौकरी कर रहे हैं, एक ही कंपनी में अड़े हुए हैं, नहीं, दे चेंज इट। तो वो चीज़ है। नेक्स्ट वी हैव अ फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट होता है। फिर एम्प्लॉय सपोर्ट एंड वेलफेयर होता है। सिक्योरिटी डेटा प्रोटेक्शन ज़रूरी होता है, मतलब सिक्योरिटी डेटा प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एज यू नो ऑनलाइन है, साइबर थ्रेट्स, अटैक, वो चीज़ें होती हैं। फिर है फोकस ऑन कस्टमर सर्विस। नेक्स्ट वी हैव एथिक्स। एथिक्स क्या होता है अब, एथिक्स इज डूइंग द राइट थिंग, सही चीज़ को करना, और जो भी रॉन्ग थिंग है उसे अवॉइड करना, ठीक है, उसको बोलते हैं एथिक। एथिक्स इज लाइक डूइंग द राइट थिंग एंड अवॉइडिंग द रॉन्ग थिंग्स। बिजनेस एथिक्स क्या होता है, डूइंग बिजनेस इन अ फेयर, ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल वे। नाउ व्हाट आर इट्स फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एथिक्स। फीचर्स क्या होता है एथिक्स के, भाई वो मॉरल वैल्यूज़ पे बेस्ड होती है, डिफरेंट होती है अलग अलग प्लेसेस पे। मतलब एक जगह की एथिक अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस वी कैन सी रिलेटिव, राइट। मतलब एक जगह फॉर एग्जांपल जोग्राफिकली भी हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट प्लेसेस, या तो फिर वी कैन ऑल्सो टॉक अकॉर्डिंग टू एनी ऑर्गेनाइजेशन की, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग अपनी एथिक्स होती हैं। नेक्स्ट गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं एक तरीके से किस हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। इट्स टोटली अप टू पीपल वेदर दे हैव टू लाइक डू थिंग्स और नॉट। बेसिकली इट कम्स फ्रॉम द विलिंगनेस ऑफ एम्प्लॉइज कि उन्हें सही चीज़ तरीके से चीज़ें करनी है या नहीं करनी है, राइट। तो दे प्रोवाइड गाइडलाइंस, बिल्ड सोशल रिलेशनशिप्स, वॉलंटरी एंड फ्रॉम इनर वैल्यूज दैट आई हैव टोल्ड यू। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती है, ठीक है, जैसे हमारे वैल्यूज़ थी वैसे ही। फिर है प्रमोट्स फेयरनेस, शोज व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, सिंपल। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो गए हमारे फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में से एक ही बात होती है, पता नहीं मैंने क्यों नहीं अलग अलग लिख रखा है, बट मैंने एक क्वेश्चन देखा था उसके अंदर ऐसे अलग लिख रखा, तो मैंने भी इसे अलग लिख दिया। वैसे एक ही चीज़ होती है, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर वन ऑफ द सेम थिंग। आई फील लाइक यहाँ पे कुछ और आना होगा, बट आई हैव सीन इट इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे वर आस्किंग अबाउट दिस थिंग, बट आई हैव डन। एनीवेज जो भी चीज़ होगी ना मैं तुम लोगों को नीचे उसमें बता दूंगी, कमेंट्स के अंदर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तुम लोग भाई देख लेना। क्योंकि अभी पूरी वीडियो हमारी ख़त्म होने वाली है, मैं इस वीडियो को दोबारा तो बैठे नहीं वाली बनाने के लिए, ठीक है। या तो फिर मैं इसको एडिट करूँ, एडिट नहीं कर रही मैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर कुछ चेंजेस होंगे तो तुम लोगों को मैं बता दूंगी कमेंट सेक्शन में या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो तुम लोग देख लेना उस चीज़ को। अभी मैं इसे पढ़ा देती हूँ इसको एक बार। प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट। अब स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस होते हैं बाय द कंपनी, राइट। इन्फ्लुएंस मतलब अगर कंपनी में कोई भी चीज़ है तो उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो प्रोटेक्ट करता है वो। मिशन एंड विजन ड्रिवन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अब मिशन और विजन ड्रिवन क्या है, मिशन बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए होता है, विजन इज फॉर लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट इज ऑनेस्ट वर्क प्रोसेसेस, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए होता है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर को प्रोटेक्ट करते हैं, जो भी एथिक्स होते हैं प्रोटेक्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, अवॉइड करते हैं डिस्क्रिमिनेशन को, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव ये वाला चीज़, ये एक ही बार आया था वैसे भी, शॉर्ट नोट के अंदर आया था, बट पता होना चाहिए क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। अब ये ना वैसे ही वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाले जो लास्ट के 2 टॉपिक्स हैं तुम लोग इसको खुद भी वैसे रीड कर सकते हो, बट मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी थोड़ा बहुत, तो इसमें ऊपर ऊपर से पढ़ा देती। देखो, सब ऑल्टर स्टूड मैनेजमेंट आइडियाज फ्रॉम इंडिया या डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गायत्री चक्रवर्ती स्पीकिंग द थ्योरी ऑफ सबऑल्टर्न। अब सबॉल्टन होता क्या है, सबॉल्टन का मतलब होता है कि जो लोग पुअर है, वीक है, उनके पास पावर नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी पावर वॉइस इन सोसाइटी। इसमें आ जाता है लोअर कास्ट पीपल, ट्राइबल ग्रुप्स, वर्कर्स मैन एंड पुअर पीपल। जो आइडिया था इट वॉज टॉक्ड बाय एन इटालियन थिंकर हु वाज एंटोनियो ग्राम्सकी। अब गायत्री जी जो है
उन्होंने एक आइडिया बनाया, उन्होंने ये आइडिया फेमस बनाया। सबाल्टर्न बेसिकली क्या होता है, मीन्स पीपल हु आर पुअर, वीक एंड दे हैव नो पावर या तो फिर वॉइस इन द सोसाइटी। आपको गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक मेड दिस आइडिया फेमस इन एन essay that can the subaltern speak। तो what he did is she made this idea famous अपने essay के अंदर, ये subaltern वाला, कि क्या subaltern बोल सकता है, क्योंकि subaltern होते कौन है, they are poor people, weak people, basically people who do not have any power, right, or voice in the society। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये चीज़ बोली, अब एक कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया उनका। उन्होंने ये चीज़ बोली कि सब ऑल्टर्न पीपल कैन नॉट स्पीक बिकॉज सोसाइटी डज नॉट लिसन टू दैम। वो ये बोल रही है कि जो सब ऑल्टर्न पीपल है वाई दे कुड नॉट स्पीक बिकॉज सोसाइटी नहीं सुनती उनकी। स्टोरीज एंड हिस्ट्री आर इग्नोर्ड, ओनली पावरफुल पीपल स्टोरीज आर रिटन। तो उनकी जो स्टोरीज हैं वो इग्नोर की जाती है जस्ट बिकॉज दे हैव नो सॉर्ट ऑफ लाइक, मे बी बिकॉज दे आर वीक, राइट। तो उनकी जो स्टोरीज हैं उनको इग्नोर किया जाता है, ओनली पावरफुल पीपल स्टोरीज आर बीइंग हर्ड एंड रिटन। नेक्स्ट इज सबाल्टर्न स्टडीज ग्रुप, जैसे जो रंजीत गुहा जी है, पार्थ चटर्जी है, उन्होंने स्टडी किया हिस्ट्री फ्रॉम द व्यू ऑफ कॉमन पीपल। नेक्स्ट वी हैव शॉर्ट नोट ऑफ प्रकाश टंडन, इजी वर्ड्स। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल मैंने इंक्लूड कर दिया है इसको जस्ट बिकॉज कि आइडिया हो क्या चीज़ है, फिर तुम लोग लिख लोगे। ओके, प्रकाश टंडन जी जो है वो एक फेमस इंडियन बिजनेस लीडर थे। उन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर में जो है वो काम किया, they became the Hindu chairman, first Indian chairman. Okay, next he was known for honesty, discipline and modern management. He improved Indian industries and banking systems. He wrote famous books like Punjabi Century। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, अब ना मैं तुम लोग को बताया था केस स्टडीज़ आती है। अब केस स्टडीज़ किस पे आती है, केस स्टडीज़ तुम्हारी आती है जो भी तुम्हारी कंपनीज हैं उनके ऊपर। अब यहाँ पे हमारे पास टाटा कंपनी है, भिलवाड़ा है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, गोदरेज है। ठीक है, तो बेसिकली वो चीज़ है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, जो भी उनके एथिक्स है ना वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं कि अगर तुम्हारे पे पैसेज आ जाता है तो तुम लोगों को चलो आइडिया हो कि ये वर्ड्स लिख के आने आंसर के अंदर, कि तुमसे पूछ ले कि एथिक्स बताओ, वैल्यूज़ बताओ, तो वो चीज़ है। तो मैंने इसलिए इसको लिखा, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक है पेपर में क्वेश्चन जो है वो ऐसे आता है कि तुम्हें पैसेज में पूछेंगे। हाँ सॉरी, मैं बोल रही थी कि जहाँ तक है पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि तुम्हें जो है वो पैसेज में पूछेंगे, बट स्टिल यू शुड हैव एन आइडिया ये क्या है। फिर भी तुम लोग इसको पढ़ के जो है ना कि अगर जैसे भी आ रहे हो तुम लिख पाओ, दिमाग में चीज़ें होनी चाहिए, लिख लोगे तुम यार, ग्रेट इनफ। ओके, टाटा कंपनी, मैं तुम्हें बाय बाय नहीं कर रही हूँ, अभी कंपनी के बारे में बता रही हूँ। देखो इसकी क्या एथिक्स है, पहले तो इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्प करता है सोसाइटी एंड पीपल को, एक्सीलेंस, बेटर क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी वर्क। नेक्स्ट वी हैव यूनिटी, वर्क्स लाइक अ फैमिली, रिस्पेक्ट, ट्रीट्स एवरीवन फेयर। देन वी हैव द सेकंड वन विच इज़ योर भिलवाड़ा। तो उसकी क्या है, ट्रांसपेरेंसी, ओपन एंड क्लियर बिजनेस एंड डाइवर्सिटी, open and clear business, sustainability, safe environment, employee well-being, care for workers. Okay, then we have human rights, customer value, fair practices. ठीक है, next we have Indian Oil Corporation, IOC. तो service to nation, safety first, customer satisfaction, environment care, honesty, integrity, innovation development. Then we have Godrej. Next Godrej, तो equality and no discrimination, environment protection, customer care, integrity, या तो फिर honesty, equality, safety and health. So here we are done with the unit number 5। ठीक है, हाँ एक चीज़ तुम लोगों को मैंने बताना था ना, मैं बोलता लास्ट में बताऊँगी, कहाँ गया वो चीज़, हाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनोवेशन। तो मैं बोल रही थी मेरी वीडियो हो जाए फिर बताऊँगी। देखो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है, वही हमारा आईटी, इसमें वही तुम्हारी चीज़ें आ जाती हैं, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, हार्डवर्ड्स वगैरह, हार्डवर्ड कह रही हूँ मैं, सॉरी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह, टूल्स, वो सब। और इनोवेशन इस किसी भी नई चीज़ को डेवलप करना, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मैं बीच में नहीं बताया था क्योंकि मेरे को था पहले ख़त्म करें, उसको निपटा ले, तो तुम्हारी चीज़ हो चुकी है ख़त्म। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, जो मैंने ऐसे टिक टिक मारे ना वो चीज़ याद कर लेना। क्यों, क्योंकि बाकी चीज़ें तुम लोग लिख लोगे, इस चैप्टर ऐसा नहीं कि तुम्हें इसके रट्टे मारने पड़ेंगे। ठीक है, जो बाकी है तुम्हारे यूनिट्स उसमें तुम चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसमें नहीं याद करने की इतनी ज़रूरत, यू कैन राइट इट ऑन योर ओन। ओके, यू शुड हैव ट्रस्ट इन योर सेल्फ। ओके,
आई हैव ट्रस्ट ऑन यू, यू कैन डू इट। ठीक है, एनीवेज तो हमारा चैप्टर हो चुका है समाप्त। चैप्टर नहीं, पूरा यूनिट, पूरा क्वेश्चन नंबर 5 पक्का हो चुका है। अगर तुम ध्यान से सुन लोगे और ये जो मैंने चीज़ें पे टिक मारा उसको याद कर लोगे ढंग से, क्योंकि 2 ही चीज़ें पे टिक मारे मैंने। तो हेयर वी आर डन विद इट। ओके, सो इन 35 मिनट वी आर कंप्लीटेड विद दिस। सो लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि अच्छे से उनकी भी तैयारी हो जाए तुम्हारी तरह। और सब्सक्राइब कर दो चैनल को भाई, अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो। ओके, सो थैंक यू एंड बाय।